हाय फ्रेंड्स, मैं आज चैप्टर 2 लेके आई हूँ मूमल की किताब का, जिसमें कि मैंने सिर्फ वो नोट्स बनाए हैं जो कि मुझे नहीं आते थे और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कि हम लोग स्किप कर जाते हैं, जैसे कि किसका अपॉइंटमेंट किसके रिकमेंडेशन पे होता है या किसकी एडवाइस पे होता है। तो मैं बेसिकली वो पॉइंट्स कवर कर रही हूँ जो कि नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं या फिर मुझे नहीं आते हैं। तो मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये जो भी सब्जेक्ट मटेरियल है या जो भी चीज़ें हैं, ये कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है कि आपका पूरा कोर्स कवर कर रहा है। इट इज़ जस्ट अ सप्लीमेंट्री थिंग, यानी कि एक आपका किताब के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए फ़ोकस किया गया पॉइंट है, और एक रिविजनरी नोट है किताब से। तो कुछ भी अलग से नहीं है, ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ, मैं बार बार रिपीट करूँगी। डिस्क्लेमर है कि ये कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये पूरा कोर्स है। मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे लगते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं या जो रिविजन पॉइंट्स लगते हैं, मैं बस वो कवर कर रही हूँ। तो आप इसको एक रिविजनरी नोट की तरह ले सकते हो, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं कल के उससे थोड़ा सा रिविजन से। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कल का पहले मैं बता दूं, फिर मैं आज का स्टार्ट करूँगी बस एक लाइन में कि जो पंचायत होती है वो दो तरीके की होती है। रूरल और कास्ट पंचायत होती है, और उसको पंच पटेल और परमेश्वर कहते हैं, और विलेज को राम और सुप्रीम कहते हैं। इंडिपेंडेंस के पहले अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन फिर 23 यूनिट को टोटल कर दिया गया 11/2/1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। और इसमें से जो मध्य प्रदेश था उसमें चित्तौड़गढ़ के कुछ विलेजेस दिए गए, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1959 के तहत करे गए। जागीर क्या होता है? जागीर जो होता है वो हम जो भी स्पेशलाइज पर्सन है हमारे, जिन्होंने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हों, चाहे पोएम की दुनिया में, चाहे पुरोहित के तौर पे, चाहे मिलिट्री में, चाहे सिविक्स उसमें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी में भी उनको हम ज़मीन के टुकड़े देते हैं थोड़े थोड़े, ताकि वो राज्य कर सके। इवन उनको राजा की भी उपाधि देते हैं, तो उनको जागीरदार कहते हैं, सामंत कहते हैं। और क्या कहते हैं, लोकसभा सीट हमारी 25 है राजस्थान की, और जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जो कि पाकिस्तान के साथ अपना फ्रंटियर शेयर करते हैं, वो आपका बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर और श्री गंगानगर है। तो ये कल का चैप्टर था। तो आज हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर, ठीक है। तो जो सेकेंड चैप्टर है इसमें काफ़ी है पढ़ने के लिए। इसमें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम गवर्नर का पढ़ रहे हैं। अब इसमें मैंने पहले तो गवर्नर का पढ़ा, फिर उसके बाद सीएम का चैप्टर है वो भी पढ़ा मैंने। तो उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, तो बेसिक जो पॉइंट्स बचे थे वो मैंने 3-4 ब्लैक पॉइंट से लिख दिए हैं, और बाकी जो कॉमन थे वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं शुरू से ही पढ़ दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो सबसे पहली चीज़ आ गई है कि इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर, मैं इसी पे ही आपको फोकस कर देती हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर। अब यहाँ पे ये पिछले साल के क्वेश्चन है, ये ज़रूरी नहीं RAS के हैं, जो सारी किताबों के जिस दिया हुआ है मूमल में उनका है, जो भी एग्ज़ाम्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें ये था कि इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन परफॉर्म करता है। तो मैंने सोचा था चीफ मिनिस्टर, बट वो एकदम गलत था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही करता है, जो मैंने ढूंढा ऑनलाइन गूगल में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर गवर्नर नहीं है तो उसके एब्सेंस में जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है। दूसरा, कितने 4 कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन अब तक के राजस्थान में हुए हैं? वो 4 हुए हैं, 2016 तक का डेटा है ये। उसके बाद का मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर लेटेस्ट मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जिसमें 3 जो है भैरव सिंह शेखावत और 1 अशोक गहलोत के लिए था। अब उसके बाद आपका आया कि कौन सा ऐसा सीएम है जो कभी भी गवर्नर नहीं रहे किसी भी स्टेट के। तो क्वेश्चन आंसर से होता क्या फ़र्क पड़ता है? अब जैसे मैंने पढ़ तो लिया था, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिले जो कि मटेरियल में नहीं कवर्ड थे। तो मेरे को ये अच्छा लगा कि चलो जो एडिशनल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि हमने तो सब पढ़ा था, फिर भी हमारा कौन सा क्वेश्चन है जो छूट गया। तो इस बेटर की जो क्वेश्चंस दिए ना उसमें आंसर्स नहीं दिए थे, लेकिन मैंने फिर ढूंढ के निकाले। तो अगर कहीं पे भी दिक्कत हो या डिस्क्रिपेंसी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख देना। तो हाल फिलहाल जो भैरव सिंह शेखावत जी थे, उन्होंने वो कहीं के भी गवर्नर नहीं रहे हैं किसी भी स्टेट के, जो मैंने ढूंढा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ह्यूमन राइट कमीशन जो है राजस्थान की, उसमें कितने मेंबर्स हुए जब आपका 2006 में इनके में अमेंडमेंट आया? तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि कितने अमेंडमेंट के बाद हुए। तो जो मुझे मिला, मैंने फिर बोल रही हूँ, ये जो शुरू के 5 क्वेश्चंस हैं ये मैंने खुद ढूंढे हैं, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। तो इसमें जो है आपको 1 चेयरमैन और 2 मेंबर्स ये ही
दिए गए हैं राजस्थान के ह्यूमन राइट कमीशन में। HRC यानी ह्यूमन राइट कमीशन मैंने लिखा है। अब हम बेसिक गवर्नर के जो चैप्टर है उसमें आ जाते हैं। तो उसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरी हैंडराइटिंग आप लोगों को शायद ना समझ में आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में, बट मैं फिर भी कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं आपको एक एक पॉइंट दिखा पाऊँ। तो पहला जो था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पॉलिटी में भी आपका कवर हो जाएगा, सेम पॉइंट्स है, बस एक तरह से आपका रिवीजन है ये, कि जो स्टेट का जो पार्ट है वो पार्ट 6 में आता है। ठीक है, स्टेट से आप ऐसे याद कर सकते हो, स्टेट और 6, जैसे क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं हम लोग कि कौन से पार्ट में आता है, तो स्टेट और 6 आप ऐसे याद कर सकते हो। और उसमें कौन से तक के हैं, 153 टू लेके 167 तक के जितने हैं ये स्टेट्स के हैं। तो जो आर्टिकल स्टेट को बिलोंग करते हैं वो 153 से लेके 167 तक के हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 153 में क्या होता है, ये सिंपल सा दिया हुआ है आर्टिकल में कि भैया 153 में कहा जाता है कि गवर्नर होना चाहिए हर स्टेट का। अब इन्होंने 7th अमेंडमेंट जो था, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि भैया किस अमेंडमेंट के थ्रू आप ये बोलते हो कि एक गवर्नर जो है वो 2-3 स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है, तो वो था 7th अमेंडमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है CM को और मिनिस्टर्स को, और एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, एडवोकेट जनरल, चेयरमैन PSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन पे। यानी अभी यही पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग कहाँ मात खाते हैं, हम लोग यहाँ मात खाते हैं कि भैया कौन किसको अपॉइंट करता है, तो CM को तो अपॉइंट करता है, उसके मिनिस्टर्स को करता है, लेकिन मिनिस्टर्स को जो करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो मेजर अपॉइंटमेंट्स है आप CM वाले में देखोगे कि वो उसको अपॉइंट करता है, तो बेसिकली उस पर वो एडवाइस करता है। किस पे एडवाइस करता है, एडवोकेट जनरल पे करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन पे करता है। जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें ये एडवाइस करता है, अपॉइंट नहीं करता है। फिर जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंड करता है गवर्नर रूल, अगर उनको ज़रूरत होती किसी स्टेट में, और गवर्नर जो है उस टाइम पे उनका रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा जो प्रेसिडेंट है उनका। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है, कई बार तो प्रेसिडेंट खुद रिकमेंड करते हैं, लेकिन गवर्नर भी रिप्रेजेंट कर सकता है अपनी स्टेट में इमरजेंसी। तो ईदर वे हो सकता है, गवर्नर भी कर सकता है और प्रेसिडेंट भी कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पॉइंट आया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। ऑल्दो ये आर्टिकल 155 में है। ठीक है, दूसरा सिंपल सी बात है, एक और इसमें चीज़ थी कि ये हमारा ट्रेडिशन है कि ऑल्दो रिकमेंडेशन तो प्राइम मिनिस्टर का लगता है, लेकिन हम ट्रेडिशनली 2 चीज़ें करते हैं कि पहली बात, जहाँ का वो रेसिडेंट है जो हमारा गवर्नर है, उस स्टेट का वो गवर्नर नहीं बन सकता। ये एक हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारी ट्रेडिशनली हमारा अब तक का ये रहा है कि जहाँ का वो रहने वाला है वहाँ का वो गवर्नर नहीं बन सकता। दूसरा, जब भी गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा तो जो चीफ मिनिस्टर है उसके कंसल्टेशन से भी होगा। यानी ये मैंडेटरी नहीं दिया हुआ है, कहीं पे भी लॉ में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम ट्रेडिशनली ये काम करते आ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को हमें ध्यान में रखना है, उनकी एडवाइस लेनी है गवर्नर के अपॉइंटमेंट के तौर पे जब हम करते हैं कोई भी अपॉइंटमेंट। और दूसरा, जो भी जिस रेसिडेंस का वो बंदा है वहाँ का हम अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे उस बंदे का उसी स्टेट में एज गवर्नर। तो बेसिकली फिर रिपीट कर दे रही हूँ, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, वो रिकमेंडेशन होता है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन ट्रेडिशनली चीफ मिनिस्टर से भी हम कंसल्टेशन लेते हैं, और जहाँ का वो रेसिडेंट होता है उस स्टेट का वो गवर्नर नहीं बन सकता। फिर अपॉइंटमेंट जो है वो मैंने आपको लिख भी दिया, आर्टिकल 155 पे मैंशनड है कि आर्टिकल 155 पे ये आप अपॉइंटमेंट करते हो, तो वो 155 में है। अब 154 क्या है, 154 है एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। फिर गवर्नर जो है आपका काम करना बंद कर सकता है अपना रिज़ाइन करके देने के लिए, किसके लिए, जो कि प्रेसिडेंट को होगा। ठीक है, लेकिन बेसिस ऑफ जो गवर्नर का रिमूवल है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यानी क्या, बेसिकली कि आपको ये ज़रूर देखना है कि गवर्नर तो रिज़ाइन कर सकता है, लेकिन किस बेस पे उसको रिमूव किया जाएगा ये कहीं पे भी मेंशन्ड ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो अगर किसी को इस पर कमेंट करना हो या कुछ क्वेश्चन हो या कोई इसमें हमारे वैल्यू एडिशन करना हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्यों नहीं है, ऐसा क्या है, तो मुझे भी एक आइडिया लग जाएगा।
फिर उसके बाद जो मैंने आर्टिकल्स बोले जो जिस में दिए हुए थे, सबसे पहली बात है आर्टिकल 153। मैंने पहले आपको बताया कि 153 से लेकर 167 जो है स्टेट में कवर करेगा। तो हम 153 से शुरू करते, जो मेजर आर्टिकल्स थे मैंने लिख दिए हैं कि 153 में कहते हैं कि देयर विल बी अ गवर्नर, यानी गवर्नर होना चाहिए एक स्टेट में। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर बताई गई है। 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बताया गया है। 156 में टेन्योर ऑफ गवर्नर बताया गया है। अब इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि अलग अलग जगह पॉइंट्स दिए रहते हैं, इसलिए मेरा एक कोशिश यही है कि मैं एक जगह पॉइंट्स बता दूं ताकि आप लोग लिंक कर पाओ। नहीं तो क्या होता है, एक पॉइंट कहीं दिया होता है, एक पॉइंट कहीं दिया होता है, और जब एग्जाम आता है ना तब फिर बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यार इसमें ये था कि ये था। तो 156 में टेन्योर ऑफ गवर्नर तो ठीक है, कॉमन है, 5 साल के लिए नॉर्मली होता है, वो भी ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कन्फर्म्ड है, इसमें यह है कि विल ऑफ द प्रेसिडेंट है, अगर वो चाहे तो इनको पहले भी हटा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 157 में एलिजिबिलिटी है। फिर 158 में टर्म ऑफ गवर्नर है। अब इसमें एक पॉइंट आया है कि जो टर्म्स ऑफ गवर्नर हैं कई दिए थे, तो मेन है कि उनको जो है वो जो HOP यानी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर का कहीं पे भी फर्स्ट शेड्यूल में जो भी मेंशन्ड हो, उनका ये मेंबर नहीं हो सकते। नॉर्मली आप CM और इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखोगे कि उनको मेंबर होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको होना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये मेंबर नहीं हो सकते। अगर ये हैं भी तो जैसे ही ये कुर्सी पा जाएंगे गवर्नर की, तो ये माना जाएगा कि इन्होंने ये वेकेट कर दिया है, तो ये मेंबर नहीं हो सकते कहीं के भी। क्यों? उसका सिंपल सा रीज़न है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी से ये अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, पॉलिटिक्स से अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, उनका एक निष्पक्ष टेन्योर होना चाहिए। और अगर ये किसी भी पार्टी में होते हैं या कुछ होता है तो फिर ये अनबायस्ड डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। फिर 159 में ओथ होता है। अब ओथ में एक और चीज़ थी यहाँ पे कि नॉर्मली क्या है, जो ओथ होती है ये हेड मिनिस्टर्स ओथ एंड टू CJ ऑफ, मैंने क्या लिखा है, रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ HC और इन केस इन एब्सेंस। और अच्छा, एक चीज़ थी इसमें कि ये जो है क्या करते हैं, ये ओथ तो इनकी तो खुद के बारे में तो दिया ही हुआ है, उसके अलावा ये जो है ये किनको ओथ दिलाते हैं, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उनको दिलाते हैं, और अगर वो नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज है उनको दिलाते हैं। तो ये एडिशनल पॉइंट मैंने नोट कर दिया था। 160 में कुछ खास मुझे मिला नहीं था, तो आर्टिकल्स तो वैसे सारे दिए हुए हैं आपके पॉलिटी में, लेकिन यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने बस वही मेंशन किया है। फिर उसके बाद आपका आया कि 161 में पावर ऑफ सस्पेंशन है। अब यहाँ पे पावर ऑफ सस्पेंशन का क्या है कि अवॉइडेंस और जो आपका होता है ना कि सज़ा दी गई, प्रेसिडेंट उसको कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, हटा सकता है, जो क्लॉज दिया हुआ है, वैसी गवर्नर का भी होता है, बट इनकी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो उसमें ही ये दिया हुआ है कि पावर ऑफ सस्पेंशन, अवॉइडेंस और कम्यूट ऑफ सेंटेंस। तो ये 161 में है। फिर 163 में क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेल्प देनी होती है और एडवाइस देनी होती है गवर्नर को, वो 163 में कवर्ड है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ है, 164 में क्या है कि अपॉइंटमेंट होता है चीफ मिनिस्टर का और अदर मिनिस्टर का, लेकिन जो ये मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये तब तक ही पोजीशन होल्ड करेंगे जब तक कि गवर्नर चाहेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं, ये थ्योरेटिकली है। प्रैक्टिकली क्या है, जब तक चीफ मिनिस्टर चाहेगा। अब इसमें भी इन्होंने कहा है कि वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि इनको 6 महीने के अंदर जो भी मिनिस्टर्स हैं, इनको अपनी मेंबरशिप, अगर नहीं है ये मेंबर, तो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट तो कर सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर इनको मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉइंट आया आपका यहाँ पे कि स्टेट एडवोकेट जनरल और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि गवर्नर जो है कई लोगों का अपॉइंटमेंट तो कर सकता है, लेकिन उनको रिमूव नहीं कर सकता। वो कौन कर सकता है? गवर्नर, प्रेसिडेंट। और ये इनमें कौन आते हैं? ये आते हैं स्टेट एडवोकेट जनरल और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनके जो हेड मेंबर्स हैं
मैं हेड्स की बात नहीं कर रही, मेंबर्स की। जो लिखा है मैं बस उतना बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है चेयरमैन दिया हो, अब हमें मालूम ही नहीं है कि चेयरमैन पूछा, क्योंकि चेयरमैन अभी मेंशन नहीं है, मेंबर लिखा है तो मैं मेंबर ही पढ़ा रही हूँ। अब चेयरमैन आप देख सकते हो कि कहाँ क्या है, मैं अभी सिर्फ उतना पढ़ा रही हूँ जो लिखा हुआ है, उतना ही रिवाइज कर रही हूँ जितना लिखा हुआ है। इसके बाद R&D करनी होगी वो तो बात की बात है, बट जो चीज़ है तभी मैं ये चैनल मैंने बनाया है। बेसिकली मैंने जब खुद एग्जाम्स दिए और अपना फेलियर का पॉइंट देखा, वो यही देखा कि जहाँ पे जैसे अब हम पढ़ते हैं कि शायद चेयरमैन भी लिखा हो या कुछ लिखा हो, बट यहाँ पे मेंबर लिखा हुआ है, तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि क्या पता चेयरमैन का दूसरी जगह होता हो या कोई और करता हो, वैसे तो प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन स्टिल मेंबर्स दिया हुआ तो मेंबर्स ही पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट वो इन्हीं से ही नंबर कट जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका आया 2017 आर्टिकल के हिसाब से उसका कोई भी राइट नहीं है किसी भी जज हाई कोर्ट के उसको अपॉइंट करने का, लेकिन उनको जो प्रेसिडेंट है जो गवर्नर को कंसल्ट ज़रूर करता है। तो ये मैंने पॉइंट इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे वो अपॉइंट नहीं करता, लेकिन कंसल्टेशन गवर्नर का लिया जाता है। फिर गवर्नर किस किस को अपॉइंट करता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, और उसके टर्म्स और कंडीशंस ऑफ सर्विस बताता है, एंड वो रिमूव हो सकता है स्पेशल केसेस में, जैसे कि एक हाई कोर्ट का जज रिमूव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नर कैन इश्यू ओल्ड ऑर्डिनेंस। ठीक है, अब एक और चीज़ है, ऑर्डिनेंस आपको पता है गवर्नर कर सकता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और CM यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे कर सकता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं कर सकता। फिर गवर्नर जो है वो इंश्योर करे ईच रिकमेंडेशन फॉर पंचायती राज। अच्छा, अब मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा मैं बता दूँ आपको, इससे पहले वाला पॉइंट क्यों लिखा आपको मैंने अब समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, इसलिए मैंने मैंशन किया भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना कि चीफ मिनिस्टर है। अब इसके बाद क्या है, इन्होंने ये वाला कहा कि भैया जो गवर्नर इंश्योर करता है रिकमेंडेशन जो पंचायती राज या म्यूनसिपलिटीज़ होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, वो स्टेट कमीशन विल किसके सामने पुट फॉरवर्ड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पुट फॉरवर्ड करेगा। अब आप यहाँ पे पूछोगे यार ये पंचायती राज से और फाइनेंस कमीशन का क्या मतलब है, इसीलिए ये पॉइंट मैंने नोट किया है कि इलेक्शन कमीशन वगैरह नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है, जिनके पॉइंट्स जो पंचायती राज और इवन म्यूनसिपैलिटीज़ थी मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे मालूम था, इसलिए ये पॉइंट्स भी ये पुट फॉरवर्ड करेंगे गवर्नर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पे। फिर रिकमेंडेशन ऑफ ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल कह लो, और आपका राजमन्नार कमेटी और सरकारी कमीशन, इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे गवर्नर से रिलेटेड कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैंने जो देखा अलग अलग थे, पर एक जिस जो मुझे मिला वो ये था कि गवर्नर को बार बार रिपॉइंट मत करो, अगर करना भी है तो एक दो ने लिखा है कि भैया वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बना दो, उसके अलावा कहीं मत करो। एक ने कहीं और इनपुट दिया हुआ है, इन तीनों की बात बता रही हूँ मैं, तीनों कमिटीज़ की। और दूसरे में ये लिखा था, 2 कमिटीज़ में लिखा था कि भैया इनको पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए या किसी भी पॉलिटिकली पार्टी से अटैच्ड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि भैया कल को आए कि कौन कौन सी पार्टी, अब इस क्वेश्चन में इस यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन कौन सी कमिटीज़ थी जिन्होंने इस चीज़ के रिगार्डिंग बात करी है। तो हमें मालूम पड़ गया कि 3 कमिटीज़ थी जो मैंने मेंशन की हुई है, राजमन्नार और सरकारिया और ARC। तो आप उस तरह से लिख सकते हो। तो अब आप समझ रहे होगे कि मेरा ये वीडियो बनाने का क्या पर्पस है। बुक में भी दिया हुआ है, सब जगह दिया हुआ है, पर मैं क्यों अलग से ये वीडियो और नोट्स बना रही हूँ और रिवीजन कर रही हूँ उसका, वो बेसिकली सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम नोट नहीं करते हैं। मेंबर्स की जगह चेयरमैन दिया, चेयरमैन की जगह मेंबर्स दिए, एडवाइस की जगह अपॉइंटमेंट दिया, अपॉइंटमेंट की जगह एडवाइस दिया, ये कंसल्टेशन दिया हुआ है। यही चीज़ें हम जो है ध्यान नहीं देते और यही चीज़ें हमारे नंबर काटवा देती हैं बाद में। फिर प्रेसिडेंट गवर्नर कैन विदड्रॉ ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, ये दोनों कभी भी ऑर्डिनेंस विदड्रॉ कर सकते हैं। फिर गवर्नर और प्रेसिडेंट कम्स टू प्रोमुलेट एन ऑर्डिनेंस नॉट वॉलेंट्री, ही कैन मेक और विदड्रॉ और एन ऑर्डिनेंस ओनली इन कंसल्टेशन विद PM या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी CM PM। अच्छा, अब आप एक चीज़ समझो, ऑर्डिनेंस तो बना सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डिनेंस जो बनता है चाहे गवर्नर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, वो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर स्टेट लेवल पे जो चीफ मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी सलाह के बगैर नहीं बनाएंगे। यानी एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का राय ज़रूरी है हर डिसीजन में गवर्नर की। ठीक है, फिर अब एक और पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करें, जो मैंने नोट करी थी मैंने मार्क भी किया हुआ है, प्रेसिडेंट के केस में मनी बिल है और गवर्नर के केस में फाइनेंस बिल है।
इन्होंने ये कहा है कि ये दोनों रिटर्न नहीं कर सकते अपना जो रिकमेंडेशन के लिए मनी बिल या फाइनेंस बिल आया होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद ही परमिशन दी होती है। तो नॉर्मली फाइनेंस बिल और मनी बिल रिस्पेक्टिवली दोनों के केस में नहीं होगा वापस, क्योंकि इन दोनों की सहमति से ही ये प्रेजेंट हुए होता है। बट अगर जनरल बिल होता है तब फिर क्या होता है कि आप इसको भेज सकते हो रिकन्सिडरेशन के लिए। आप दोनों हाउसेस में, अब प्रेसिडेंट के केस में बता रही हूँ, जहाँ पे बिना चेंज के हैं, तो फिर प्रेसिडेंट को नहीं समझ में आता ना, तो वो अपना वीटो पावर पोस्टपोनमेंट का यूज़ कर सकता है। और पहले हुए भी हैं, आप अगर पढ़ोगे तो पॉलिटी में, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ पे वेयर जो गवर्नर के थ्रू मिलता है प्रेसिडेंट को, वहाँ पे वो जो है सीधी सीधी क्या कर सकता है, ही कैन सेंड द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, देन ही इट इज़ नेसेसरी फॉर हाउस टू रिकन्सिडर। और क्या लिखा है मैंने, सॉरी ऊपर से दिख नहीं रहा है। और रिकन्सिडर और कैंसिल है शायद, मैं एक बार चेक कर लूँगी, फॉर रिकन्सिडरेशन। यानी